भाई आया हम आज ब्रेकफास्ट करने। कल की वीडियो आप देखोगे तब तो थोड़ा सही भी था ब्रेकफास्ट। आज तो कुछ भी नहीं है, एक ही फ्रूट काट रखा है। यहाँ ऑमलेट है, ये सलाद देख लो, केले देख लो कितने बड़े हैं। चलो ये तो यहाँ पे ऐसे ही होते होंगे। और ये पता नहीं क्या क्या बना दिया भाई, हमको कुछ भी समझ में नहीं आया। और अभी बाहर जाके बताता हूँ आपको क्या हुआ। लो भाई, जब तक मैं ऊपर आ लाइट चली गई। बहुत दिक्कत है भाई इस देश में लाइट की भी। अब लाइट चली गई, पहले मैं आपको रूम दिखा दूँ यार, क्या क्या बताऊँ इस देश के बारे में। तो इन्वर्टर बोलने लग गया इनका। ये है भाई कमरा। अब बताना इतने बड़े बेड पे अकेला बंदा सोएगा, हम तो दो आराम से सो जाते हैं। तो ये काले लोग ना भाई हमेशा इजी मनी कमाने की टेक्निक ढूंढते हैं, मेहनत करके कोई पैसे नहीं कमाना चाहता इनमें से। तो इन्होंने क्या सोचा ना, अच्छा एक कमरा है तो हम पॉलिसी ऐसी बनाते हैं, इतना बड़ा होटल खोल के एक कमरे में एक बंदा रुकेगा, ताकि दो बंदों को दो कमरे लेने पड़े। अब एक कमरे में दो बंदे रुक जाएंगे तो इनकी कमाई कम होगी। इजी मनी है ना, एक नया रूम असाइन कर दो, अपना हो जाएगा, दो बंदों के पैसे देने पड़ेंगे उनको। तो ये तो अच्छा हो भाई, booking.com जैसी वेबसाइट्स एग्जिस्ट करती हैं कि भाई हम बुक कर पाते हैं। अच्छा हो कि भाई इंटरनेट एग्जिस्ट करता है, वरना भाई देख लो क्या चल रहा है इन देशों में। लाइट चली गई, अब लाइट जाती ही क्या दिक्कत आ जाती है, जो इनका वाईफाई है ना, वो वाईफाई तो चलता रहता है और मेरा मोबाइल डाटा भी चलता है, पर जब लाइट आती है तब यूट्यूब वगैरह जैसी साइटें चलती हैं, वरना इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चलता रहता है। इनका जो वाईफाई जनरेटर से चलता है, पर जो जनरेटर से जब चलता है तब यूट्यूब नहीं चलता, और जब लाइट आ जाती है तब यूट्यूब वगैरह चलने लग जाता है। वाईफाई ठीक ठाक है, मैं कहूँगा पहले दिन बेकार चल रहा था, पर अभी ठीक चल रहा है। तो क्या बताऊँ भाई, ये $110 का कमरा है यार, देख लो, 10,000 रुपये का। पर हाँ गर्म पानी वगैरह है, पर यार इन देशों के हिसाब से आप सोचो, वही है, सारी चीज़ें रिश्वत में ही देते हैं। 10,000 में भाई अमेरिका में कैसा कमरा मिलेगा, कैसी सेवा मिलेगी आपको। और यहाँ देख लो क्या मिलने लग रहा है। क्या बताऊँ, लाइट चली गई, पता नहीं कब आएगी। जनरेटर भी ऑन नहीं करा, 2-4 मिनट बाद करते हैं जनरेटर भी ऑन। है स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में। मैं हूँ अभी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कंट्री में, उसकी कैपिटल सिटी बांगुई में। जैसे कि आप मैप में देख सकते हो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे कहाँ पे लोकेटेड है, बिल्कुल बिल्कुल सेंटर पे लोकेटेड है। वन ऑफ द सबसे गरीब कंट्री भाई। कभी कभार ये सबसे गरीब हो जाती है, कभी बुरुंडी सबसे गरीब हो जाती है, और एक कंट्री और है, वो इन तीनों में कंपटीशन चलता रहता है। इस साल ये तीसरी सबसे गरीब कंट्री है, मतलब नीचे से तीसरी सबसे गरीब इस साल भी बुरुंडी है। मतलब ये मान लो $5-10 का अंतर सा रहता है। तो अभी हम इस कंट्री में आ गए थे, 2 दिन पहले आ गए थे हम। कल हम एक टूर लेने गए थे, उसकी वीडियो आप इस वीडियो के बाद देखोगे, क्योंकि मेरे को लगा कि पहले मैं आपको इसकी कैपिटल सिटी, मतलब एक यही सिटी है भाई, और जितनी भी सारी सिटीज़ है ना उनको टाउन्स कहते हैं लोग। इस सिटी की पॉपुलेशन कुछ 8 लाख है, पर और जितने भी टाउन है ना उनकी पॉपुलेशन पता है कितनी है, किसी की 15,000 है, किसी की 17,000 है। तो सबसे बड़ी सिटी यही है। मतलब जैसे कई देशों में ना, यहाँ पे अफ्रीका में क्या कहते हैं कि जो सबसे बड़ी सिटी होती है ना, उसी सिटी के नाम से कंट्री को जानते हैं। मैं कहूँगा किसी को सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, क्या पता किसी बंदे को ना पता चले, पर मैं कहूँगा बांगुई, तो सबको पता चल जाएगा किस जगह की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये हमारा तीसरा दिन है, इस होटल में हम रुके हुए हैं 2 रातों से, आज हमारी तीसरी रात होगी। इस होटल का खर्चा हमने दिया है $340 3 दिनों के लिए, तो बहुत ही महंगा है। और भाई बहुत ड्रामे भी हैं यहाँ पे यार अफ्रीकन लोगों के, क्या बताऊँ मैं आपको। थोड़े दिमाग से पैदल भी हैं लोग। पहले दिन तो भाई कहते हैं कि एक ही बंदा सो सकता है एक कमरे में, फिर एग्री कर गए कि 2 सो जाएंगे। फिर ये कहते हैं आप 2 रूम लिए थे आपने, हमने कहा नहीं एक ही लिया था। उस बंदे को लगा हमने 2 रूम ले लिए, पैसे एक रूम के लेके हमको 2 रूम दे दिए। फिर पता नहीं क्या करा। फिर ब्रेकफास्ट में कहता कि आपको एक ही बंदे को ब्रेकफास्ट मिले क्योंकि आप एक रूम में 2 सो रहे हो। फिर आज भाई ब्रेकफास्ट करने गए, कल भी करा था ब्रेकफास्ट में, कुछ भी अच्छा नहीं था। आज करने गए तो मैंने कहा भाई केचप तो दे दो, कल तो अवेलेबल थी केचप, तो कहती फिनिश। मैंने कहा ये क्या मतलब है यार, हम भी कह दें यहाँ पे रुक के कि हमारे पे पैसे फिनिश, ऐसा थोड़ी ना चलता है। पर ये अफ्रीकन लोग ऐसे ही हैं भाई, बिल्कुल काम करके राजी नहीं है ये लोग। फिर इन पर दया भी आती है। पिछले टूर में हमने बहुत लोगों को टिप दे दी थी फ्री में, मतलब ये मान लो किसी को $2, किसी को $1, किसी को $5 फ्री में। इन पर दया आ जाती है यार, कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। पर फिर इनका पता चलता है काम करके बिल्कुल राजी नहीं है। चलो कोई नहीं, आज मैं आपको घुमाऊंगा भाई सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कंट्री की कैपिटल बांगुई। बहुत अजीब सा नाम है इनका, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। मतलब ना रिपब्लिक नाम रख सकते, ना सेंट्रल रख सकते, ना अफ्रीकन रख सकते, तो मतलब तीनों शब्दों को जोड़ के एक कंट्री का नाम बना दिया। वैसे इस कंट्री का नाम, ये फ्रेंच कंट्री थे, रिपब्लिक दे सेंट्रल अफ्रीका, कुछ ऐसा नाम है इनका, RCA लिखते हैं ये लोग। तो भाई अब चलते हैं हम खाना खाने। 2 इंडियन रेस्टोरेंट है, मैं सुन के बड़ा हैरान हुआ क्योंकि कुल मिला के यहाँ पे 150 या 160 इंडियंस रहते हैं।
और उसके ऊपर 2 इंडियन रेस्टोरेंट है। तो भाई मैं सुन के बड़ा हैरान हुआ था। कल भी गए थे हम। चलो आपको दिखाते हैं, यहाँ से 200 मीटर दूर है बस इंडियन रेस्टोरेंट, वहाँ चलते हैं। बहुत ही अनसेफ कंट्री है भाई। मैं पता नहीं कैसे वीडियो बना पाऊँगा भाई। यहाँ पे वीडियो बनाता कोई देख लेता है पुलिस वाला तो आपको सीधा उठा के मतलब जेल में डाल देगा, या फिर आपसे बहुत ज़्यादा फ़ाइन लेने की कोशिश करेगा, $150-200। कई लोगों ने दिए भी हैं जितने इंडियन हमको यहाँ पे मिले। कहते हैं यार बना लेना वीडियो, पर छुप छुप के बनाना। तो भाई पता नहीं कैसे क्या पॉसिबल हो पाएगा वीडियो बनाना, या फिर पॉसिबल नहीं भी हो पाएगा। तो इधर उधर थोड़ा वॉक करेंगे। कुछ भी नहीं है भाई देखने को पूरी कंट्री में, कहीं आपको लग रहा है कुछ देखने को है, कुछ भी नहीं है पूरी कैपिटल सिटी में देखने को। पर फिर भी चलो अपना एक्सपीरियंस मैं आपको बता दूंगा। अभी चलते खाने, फिर चलेंगे यहाँ पे वॉक करके इनके डाउनटाउन तक। भाई ये एरिया हमारा थोड़ा सा डाउनटाउन से दूर है, 2 किलोमीटर दूर है। ये हमारे साइड में बगल की जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये इक्वेटोरियल गिनी जो कंट्री है उसकी एम्बेसी है, काफ़ी बड़ी। बिल्कुल खाली पड़ी है रोड। और ज़्यादातर आपको मतलब ये मान लो 60 से 70% जो गाड़ियाँ मिलेंगी ना यहाँ पे आपको, वो यूएन की मिलेंगी। ये देखो भाई, ये रही यूएन की गाड़ी। इसके पीछे भी जो गाड़ी खड़ी है वो यूएन की ही है। चलो ये वॉक कर रहे हैं हम अपने रेस्टोरेंट की तरफ इंडियन। तब तक मैं आपको थोड़ी जोग्राफिकल लोकेशन बता दूं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की। इसके नॉर्थ में लगते हैं भाई चैड, इसके आपको वेस्ट में मिलेगा कैमरून, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साउथ में मिलेगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का तो बॉर्डर यहीं पे, आज आपको दिखा देंगे। जो नदी है ना बांगुई के पास, बांगुई बिल्कुल बॉर्डर पे है। नदी पार करोगे तो आप डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पहुंच जाओगे। फिर भाई इसके ईस्ट में लगते हैं दोनों सूडान, साउथ सूडान और सूडान थोड़ा नॉर्थ में लगता है, पर वो भी इसके 6-7 बॉर्डरिंग कंट्री हैं। तो बिल्कुल सेंटर में भाई अफ्रीका में, जैसे आप पूरा मैप में आप समझ गए होंगे। भाई बांगुई शहर में आप घूमोगे ना, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ से आप जाओगे तो चर्च, वो हम आपको लेके चलेंगे अभी। और ज़्यादातर जो ऑफिस मिलेंगे आपको या तो यूएन के मिलेंगे, 7 यूएन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे काम करती हैं, जिसकी लिस्ट मैं साथ में लगा दूंगा। और ज़्यादातर इनकी मिनिस्ट्री के ऑफिस मिलेंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ क्या है ये, देखो ऐसे लिखते हैं, रिपब्लिक सेंट्रल अफ्रीकन, ये फ्रेंच में लिखा है इन्होंने। तो ये मिनिस्ट्री का ऑफिस है किसी। ये आ गया अपना इंडियन रेस्टोरेंट। इंडियन रेस्टोरेंट का नाम है सांगो। अब आप सोचोगे सांगो का क्या मतलब है। सांगो का मतलब है यहाँ पे 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। एक तो फ्रेंच होगी भाई, क्योंकि इनको फ्रांस ने रूल किया था, और दूसरी लैंग्वेज होगी भाई सांगो, जो कि इनकी लोकल लैंग्वेज है। कल हम बाहर गए थे ना सिटी से, बांगुई से, तो वहाँ पे जो लोकल ट्राइब्स वगैरह थी ना, वो भाई फ्रेंच नहीं बोलती थी, उनको फ्रेंच नहीं आती थी समझ में, वो सिर्फ सांगो बोलती थी। तो इस रेस्टोरेंट वाले ने भी नाम सांगो रख दिया। ओनर इसका इंडियन ही है, और ज़्यादातर डिशेज़ कल हम आए थे तो इंडियन डिशेज़ ही थी यहाँ पे। भाई बहुत ही लग्जरी रेस्टोरेंट है ये इस देश के हिसाब से। और ज़्यादातर जो यूएन में काम करते हैं वो वाले बंदे आते हैं खाने, क्योंकि जैसे मैंने बताया इंडियन तो सिर्फ 160 है यहाँ पे। तो भाई ये रेस्टोरेंट है सांगो रेस्टोरेंट इंडियन, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। कल हमने बाहर बैठ के खाना खाया था। ये अपने शेफ़ साहब भी खड़े हैं और उनके साथ एक इंडियन भाई खड़े हैं। तो भाई आप सोच रहे होगे इस देश में ना 2 इंडियन रेस्टोरेंट है और सिर्फ 160 इंडियन लोग रहते हैं जो परमानेंट यहाँ पे रहते हैं। तो आप सोच रहे हो वो सब लोग यहाँ पे खाना खाने आते होंगे। भाई वो नहीं आते खाना खाने। यहाँ पे जो काम करने लोग आते हैं ना, उनकी सैलरी आप मान के चलोगे कि ऐसे बुरे देश में काम करने आ रहे हैं, पर उनकी सैलरी आप ये मान के चलो कि होती है 30, 35, 40 हज़ार करीब स्टार्टिंग सैलरी, ठीक है, जो कंपनियाँ उनको देती हैं। तो यहाँ पे कंपनी होती है जो उन लोगों को बुलाती हैं, वो कहती हैं कि भाई आपका यहाँ पे रहना फ्री है, रहने का खर्चा हम करेंगे, आपका खाना पीना फ्री है। फिर आप उनको शायद टिकट भी देते हैं इंडिया आने जाने की। तब वो आके सोचते हैं कि भाई हमारे 30-35 हज़ार टोटल बच जाएंगे। अब खाने का भी वो क्या करते हैं ना, जैसे कंपनी ने 10 एम्प्लॉय हायर करे तो 10 की जगह 11वां एम्प्लॉय और हायर करती है कंपनी, जो कि होता है शेफ़। वो शेफ़ का बस ये काम है, जो और 10 एम्प्लॉय है ना उनके लिए लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर तैयार करना। तो शेफ़ भी उनको इंडियन मिल जाता है। तो ज़्यादातर इंडियन लोग मतलब ऐसे रेस्टोरेंटों में यहाँ पे जो काम करते हैं भाई, जिनकी सैलरी 35-40 हज़ार रुपये है, वो तभी खाने आएंगे भाई यहाँ पे जब उनको पार्टी करनी है, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन है, या फिर उनका शेफ़ बीमार हो गया तो वो खाने आएंगे यहाँ पे, वरना वो नहीं आते भाई। सोचो ना, यहाँ पे हम खाएंगे अभी $15 का खाना एक टाइम का, एक पर्सन का, तो भाई जिसकी 35-40 हज़ार सैलरी वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जितने भी ज़्यादातर लोग खाने आते हैं ना, ज़्यादातर गोरे आते हैं जो कि यूएन में काम करते हैं, या फिर यूएन में जो भी और कंट्रियाँ काम करती हैं, जैसे यहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी पोस्टेड है, यहाँ पे बांग्लादेशी है, नेपाली हैं, तो वो लोग खाने आते हैं, क्योंकि यूएन में जो काम कर रहे हैं उनकी सैलरी काफ़ी हाई है। और जो यहाँ पे अफ्रीकन लोग हैं जो मतलब अमीर हैं, वो खाने आते हैं। तो ज़्यादातर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि दोनों रेस्टोरेंटों में इतने इंडियन खाने नहीं जाएंगे, बहुत कम जाते हैं। और जो दूसरा रेस्टोरेंट है वो डाउनटाउन के पास है, वो ऑपरेट करती है कॉन्सुलेट ऑफ इंडिया का कोई रिलेटिव है, शायद उन्होंने खोल रखा है। अब जो यहाँ पे कॉन्सुलेट ऑफ इंडिया है ना, कॉन्सुलेट तो है पर उनके पास कोई पावर नहीं है, ना वो पासपोर्ट इशू करते, ना वो वीज़ा इशू करते, कुछ भी नहीं करते। मतलब एक काउंसिल अपॉइंट कर देती है बस गवर्नमेंट की, इंडियन बंदे को कोई दिक्कत हो तो इस बंदे से कॉन्टैक्ट कर सकता है। जैसे पलाऊ में था ना, वहाँ पे कोई एम्बेसी या कॉन्सुलेट नहीं थी, एक काउंसिल था बंदा, उसने बताया मैं काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया हूँ,
पर वो रेस्टोरेंट ऑपरेट करते हैं वहाँ पे। मतलब ये नहीं है कि उनकी सरकारी नौकरी नहीं होती भाई, मेरे हिसाब से जितना मेरे को पता है, उनको बस इंडिया की गवर्नमेंट ना अपॉइंट कर देती है कि आप यहाँ पे इतने सालों से वैसे ही रह रहे हो तो हमारे इंडिया देश को आप रिप्रेजेंट कर लो। यहाँ पे इंडियन किसी बंदे को दिक्कत आती है तो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो ऐसे काफ़ी सारे देशों में आपको काउंसिल मिल जाएंगे जिनके पास मतलब वीज़ा और इन सब की पावर नहीं होती पासपोर्ट इशू करने की, पर थोड़ी बॉडी मतलब वो कर सकते हैं कि मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन बाहर तक आप पहुंचा सकते हैं। तो वो उनको कहते हैं काउंसिल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे कोई एम्बेसी नहीं है इंडिया की, ना ही काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया है। लाओ भाई मेन्यू दिखा देता हूँ मैं आपको। ये तो सलाद हो गए, फिर ये पिज़्ज़ा हो गए, ये पास्ता हो गए, ठीक है। ये उन लोगों के लिए भाई जैसे गोरे आते हैं, रोज़ इंडियन थोड़ी ना खाएंगे तो पिज़्ज़ा पास्ता भी ऑर्डर कर लेते हैं वो। आगे मतलब मेन जो शेफ़ है यहाँ पे वो इंडियन है और ऑपरेटेड एंड ओन्ड बाय इंडियन बंदे का है रेस्टोरेंट। तो ये सारी नॉन वेज वगैरह आ गई। तो 7,000 का मतलब भाई ये मान लो ये हो गया 11 यूरो के करीब, तो मतलब $12 मान लो। तो $12 की एक सब्ज़ी है, और नान ऑर्डर करेंगे तो $3 और हो जाएगा, या फिर जीरा राइस ऑर्डर करेंगे $3 और, तो $15 पर पर्सन का बिल तो आएगा ही आएगा। भाई कल हमने 2 सब्ज़ी मंगा ली थी पर क्वांटिटी भाई ज़्यादा ही आ गई थी, तो आज हमने एक ही सब्ज़ी मंगाई। तो आज हमारा थोड़ा सस्ते में काम निपट जाएगा। 2,000 3,000 3 2 5 3 2 5 और 7 12,000 में निपट जाएगा सीफा। भाई यहाँ पे लगा हुआ है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का फ्लैग, और इस फ्लैग के बारे में आपको बाहर जाके समझाता हूँ कि इतना ज़्यादा कलरफुल फ्लैग मैंने तो नहीं देखा भाई कहीं पे। खाना वाना खा लिया, 14,500 सीफा बिल आया। अब थोड़ी भाई हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता चले कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कैसे बना, अब किस स्थिति से जूझ रहा है, कितने तख्ता पलट हुए यहाँ पे, कितने राजा रहे, ये सारी बातें करते हैं। तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक भाई आज़ाद हुआ था फ्रेंच से, जो कि आसपास की सारी कंट्री फ्रेंच रूल करता था। ये 1960 में आज़ाद हो गए थे, पर 1960 में आज़ाद होने के बाद 1977 में यहाँ पे एक राजा आ गया था। उसने बहुत कोशिश करी कि मैं यहाँ पे इस कंट्री को डिक्टेटरशिप बना दूँ। 1977 में उसकी कोरोनेशन भी हो गई थी, साइड में फ़ोटो लगा देता हूँ, बोकासा 1 नाम था उसका, ठीक है। पर 2 साल के अंदर अंदर ही 1979 में ही उस राजा को फेंक दिया यहाँ के लोगों ने उठा के, और 1979 में फिर से ये रिपब्लिक बन गया। अभी भी इसका नाम रिपब्लिक ऑफ सेंट्रल अफ्रीका है। खैर मतलब वही है, करप्शन तो है, पर ऐसा है कि 1993 में यहाँ पे इलेक्शन भी हुए थे, मल्टी पार्टी इलेक्शन भी हुए थे यहाँ पे। तो मतलब राजा से थोड़ा सा तो मतलब इतना तो डिक्टेटरशिप नहीं है, पर हाँ एक तरह से कह सकते हो अब अभी डिक्टेटरशिप चल रहा है, पर इतना नहीं है जितना मतलब और देशों में देखने को मिलेगा। आपको नॉर्थ कोरिया हो गया, आपको तुर्कमेनिस्तान हो गया, और आपको इक्वेटोरियल गिनी जो हम अगला देश जाएंगे वहाँ पे भी तानाशाह है। तो भाई यहाँ पे हम आ गए इनकी एकलौती सबसे बड़ी चर्च पे, जो कि मतलब आप देख सकते हो और विज़िट कर सकते हो, एज ए टूरिस्ट स्पॉट कह सकते हो। यहाँ पे ही है, बस इससे हम राइट जाएंगे। वो जो आप दूर देख रहे हो ना, वो यहाँ की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग, वो शायद होटल बन रहा है ना, होटल है ना, वो होटल बन रहा है, और 5 साल से कहते कंस्ट्रक्शन ही चल रही है उसकी। तो वो है शायद 14 या 15 फ्लोर की, पता नहीं कितने फ्लोर की है। तो ये अभी सबसे बड़ी है, और सबसे बड़ी जो अभी तक बिल्डिंग थी वो मैं सिटी सेंटर आपको जाके दिखाऊंगा। वैसे आपको पिछली वीडियो में दिखा दिया था, यहाँ जाके है शायद चर्च। चलो तो भाई ये आ गए हम चर्च पे। आज बंद है, कल मैंने देखा था कि गेट खुला हुआ था, पर शायद आज संडे है इसलिए बंद है, या फिर पता नहीं क्यों बंद है। देख लो भाई, ये इस देश की सबसे बड़ी चर्च है, और यहाँ पे एक भी टूरिस्ट नहीं है। और एक यहाँ पे बंदा आ गया, पैसे मांग रहा है वो, अभी दिखाता हूँ आपको। पिंक टी शर्ट पीछे लग गया भाई, पैसे मांगे जा रहा है। उस तरफ भी कुछ है चर्च का ही। चलो इस बंदे से दूर चलते हैं, इस तरफ भी चर्च का ही बिल्डिंग है। तो चलो आ जाओ, क्या ही दिखाने का भाई, बंद है ये चर्च। देखो पैसे मांगे ही जा रहा हूँ, पीछे पीछे चलते ही जा रहा है मेरे। अरे नो मर्दानी इंडिया इंडिया देख लो भाई, ये पीछे पीछे आए जा रहा है यार, क्या है यार। अब पता नहीं कौन फ़ोन लेके भाग जाए, कौन क्या। इस कंट्री में तो भाई एक ही दिन बहुत था, फ्लाइट के कनेक्शन ही ऐसे यार कि 3-3 दिनों में फ़्लाइट चलती है। हम भी क्या ही कर सकते हैं, हमको भी 3 दिन रुकना पड़ा, और चैड के वीज़ा के लिए भी रुकना पड़ा। तो भाई यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग हैं 90% के करीब वो सारे क्रिश्चियन हैं, और 10% यहाँ पे लोग मुस्लिम भी हैं, और उसके अलावा कोई पॉपुलेशन यहाँ पे हिंदुज़म बुद्धिज़्म कोई नहीं है। बस 2 ही धर्म है, जिसमें से भी 90% लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। भाई क्या ही गरीबी है ना यहाँ पे, देखो 10-20 रुपए के लिए पीछे पीछे हो रखा है। अरे चलो भाई यार, क्या है, सबको देने लग जाएंगे। देख लो काम करके राजी नहीं है ये, सीधा पैसे ही मांगने आ गया। तो जो भाई सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का साइज़ है वो है
दुनिया की 44th लार्जेस्ट कंट्री है आफ्टर यूक्रेन। तो सोचो भाई, यूक्रेन से भी बड़ी है और ये पीछे बाजी के पीछे लगा ही पड़ा है। कभी मेरे पीछे लग जाता है, कभी बाजी के पीछे लग गया। चल गया वापस। मेरे को कह रहा है कि ये दे दे मेरे को। कहता है ये महंगा लग रहा है। कहता एक्सपेंसिव वर्ड बोल दिया इसने। अब इसको पता चल गया आपको लूटेगा। कहता है ये महंगा लग रहा है मेरे को, दे दे। कुछ नहीं लूटेगा, यही दूंगा सिर में उसके। ये देखो भाई, एक और यूएन की गाड़ी। 50% ऑफ द व्हीकल्स इस कंट्री में आपको यूएन मिलेंगे। ये देखो भाई, टैक्सी वाला वो जो गया ना अभी, वो कम से कम 2 मिनट से हॉर्न मारने लग रहा था कि आ रहे हो क्या, तुम आ रहे हो क्या। तो हमने कहा नहीं आ रहे भाई तेरे पास, हम पैदल जाएंगे। तो ये देखो, ये मेन रोड है और उसको रोड जो कट हो गई उससे देखो वो कैसी है, बिल्कुल मिट्टी। क्योंकि इस पूरी कंट्री में 8% रोड पेव्ड हैं, मतलब ऐसे बनी हुई हैं। और ये भी मतलब मान लो 8% ऑफिशियल डाटा है, उसमें से भी ये मान लो 7% रोड पूरी तरह टूट चुकी हैं। जैसे हम कल की वीडियो में आप देखोगे ना, जब गाँव में गए। ये देखो, ये भी टैक्सी वाला है, बाइक वाला। चलो भाई यहाँ से चलते हैं अंदर से, है ना। रोड पे तो क्या ही करेंगे, चल के चलो। तो भाई आपको सबसे बड़ी अट्रैक्शन यहाँ की हमने दिखा दी। अब हम जा रहे हैं उबांगी रिवर पे। उबांगी रिवर वो है जो बांगुई से होके गुजरती है। और पहले इस देश का नाम भी या फिर बांगुई का नाम भी यही था, उबांगी। शायद रिपब्लिक ऑफ उबांगी था शायद नाम, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है। और रिवर के भाई दूसरी साइड ना डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की सिटी है जिसका नाम है जोंगो। तो कॉन्गो की सिटी जोंगो है रिवर के उस साइड। तो हम वहाँ तक वॉक कर रहे हैं, सिटी सेंटर के पास ही है बिल्कुल। यहाँ से 2 किलोमीटर की वॉकिंग है, 25 मिनट है, पहुँच जाएंगे। वहाँ तक चलते चलते आपको दिखाते हैं जितना दिखा पाए। अब यहाँ पे कभी भी पुलिस वाले आके भाई हमको टोका टाकी कर सकते हैं, पता नहीं कितना फाइन भरना पड़ जाए। तो ये मत सोचना भाई कि ऐसे ही दिखा रहा हूँ मैं, रोड पे से ही चल रहे हैं। ज़्यादा हम नोटिस में आए ना तो भाई सीधा ये मान लो $200-250 का फटका लग जाएगा, पुलिस वाले जेल में डाल देते हैं भाई। यहाँ पे किसी की सुनवाई नहीं है, क्योंकि आधे से ज़्यादा देश जो है आज की तारीख में रशियन आर्मी द्वारा कंट्रोल्ड है। तो जो प्रेसिडेंट ने अपनी सिक्योरिटी में खुद के गार्ड भी नहीं रख रखे, रशियन आर्मी प्रेसिडेंट को यहाँ पे गार्ड करती है। क्योंकि अभी आपने सुना होगा थोड़े महीनों पहले बुर्किना फासो, निजर और ये जितने भी देश थे ना, माली में और यहाँ पे, इन सब देशों ने बोला कि भाई हमको फ्रांस से अब नहीं चाहिए कुछ भी, क्योंकि फ्रांस इन पे राज करके गया था। फिर फ्रांस ने इनको छोड़ा नहीं, तो फ्रांस इनको पैसे देता था, फिर इनकी डायमंड वगैरह माइंस में माइनिंग वगैरह करता था। तो इन्होंने अब रशियन आर्मी को सपोर्ट करने लग गए सारे लोग, यहाँ के लोकल भी और प्रेसिडेंट भी। तो प्रेसिडेंट को रशियन आर्मी प्रोटेक्शन दे रही है। तो मैंने ऐसे सुना है कि भाई रशियन जो यहाँ पे आर्मी है ना, उनको कुछ सस्पिशियस फील होता है ना, सीधी गोली भी मार देते हैं वो। टूरिस्ट वूरिस्ट कुछ नहीं देखते वो लोग, उनको ऐसा फील हो सकता है कि भाई मैं उनके खिलाफ कुछ वीडियो वगैरह कर रहा हूँ। तो ये हमको कल बताया था भाई जितने भी इंडियन भाई लोग यहाँ पे मिले थे कि भाई आप आर्मी वगैरह की तो बिल्कुल आसपास वीडियो बना मत देना, वरना आपके लिए बहुत खतरा हो सकता है। तो हमने कहा ठीक है भाई, छुपते से छुपाते वीडियो एक तरह से बना रहा हूँ मैं कि ज़्यादा लोगों की नज़र ना जाए मेरे पे। ये देखो भाई, ये आ गया फुटबॉल ग्राउंड इनका। ऐसे 2 गोल से लगा रखे हैं बिल्कुल सिटी सेंटर में। और वो देखो ऊपर पहाड़ पे लिखा हुआ है बांगुई। और मैं यहाँ पे दिखाना चाहता था आपको, पर ये 2 लोग बैठे थे यार, तो उन गली में शूट नहीं कर पाया मैं। बहुत बुरी हालत है इनकी, कैपिटल सिटी में घूम रहे हम, देख लो आप। ये इनकी पावर ग्रिड का कुछ लग रहा है, बिजली का। पर मैं आपको बता दूं, देखो ये भी रेड क्रॉस सोसाइटी की कार थी। और ये भाई पता नहीं क्या हाथ मारते जा रहे थे कि क्यों वीडियो बना ली, पता नहीं क्या है यार इस देश में। और ये मान लो दोपहर 11 बजे से लेकर शाम को 7-8 बजे तक लाइट नहीं आती है यहाँ पे पूरे बांगुई शहर में। तो सब लोगों ने अपने जनरेटर रख रखे हैं, हमारे होटल वालों ने जनरेटर रख रखे हैं, और वो जनरेटर से ही सारा मतलब एसी वगैरह चलाते हैं। देखो भाई, फिर यूएन की गाड़ी। यहाँ पे 7 यूएन ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, जैसे कि हाँ, जैसे आप बोल रहे थे ना इंग्लिश में ये सब सस्पिशियस लगता है और आर्मी में ना, तो जब आप वहाँ से गुजरे ना, अंदर एक बंदा था, शायद आपकी वीडियो में आया होगा, वो ऐसे देखने लग गया। इंग्लिश के वर्ड थोड़े कम यूज करो, ऐसा नहीं हो। चलो ठीक है। वो देखो एक और यूएन की गाड़ी गई, वो एक और यूनिसेफ की गाड़ी जा रही है। यूनिसेफ वाले हैं, यूएन पीस कीपिंग वाले हैं। और देखो वहाँ सामने एक और यूएन की गाड़ी। तो ज़्यादातर ऑफिस जितने भी हमने यहाँ पे देखे ना, यूएन के ही हैं। लो भाई, मैंने बोला था ना मिनिस्ट्री की बिल्डिंग है यहाँ पे सारी, एक और मिनिस्ट्री की कोई बिल्डिंग आ गई। अब फ्रेंच में लिखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आप देखते देखते चलो, तब तक मैं आपको फ्लैग के बारे में समझा देता हूँ इनका। फ्रांस का फ्लैग आपको दिख रहा होगा, इस साइड भाई अफ्रीकन यूनियन का फ्लैग। अब इन दोनों को मिक्स करके यहाँ आ गया सेंट्रल अफ्रीकन का फ्लैग। इसमें सारे मतलब फ्रेंच के भी कलर हैं और अफ्रीकन वाले भी कलर हैं। ये देखो भाई, एक और यूएन की गाड़ी। इतनी यूएन की गाड़ी मैंने नहीं देखी भाई किसी भी देश में। यहाँ लगा हुआ है फ्रांस का झंडा और सेंट्रल अफ्रीकन का, पता नहीं क्या है ये, बंद है अभी सब कुछ।
भाई आज हम सही टाइम पे निकले हैं और सही दिन पे निकले हैं। आज काफ़ी शहर शांत है, इतनी दुकानें वगैरह लगा नहीं रखी लोगों ने, वरना मैं फुटेज डालता हूँ। वो देखो आप, एयरपोर्ट से निकलती कितनी दुकानें थी। अभी एक नया मॉल बना है भाई यहाँ पे, ये कह रहे हैं डेवलपमेंट वगैरह हो रही है कि बांगुई मॉल बन गया, तो इसके अंदर चल के देखते हैं। थोड़ा प्यास व्यास सी भी लगी है, पानी की बोतल वगैरह भी खरीद लेते हैं। बांगुई मॉल में चलते हैं। ये एकलौता मॉल है भाई पूरे देश का, और ये भी अभी 2-4 साल पहले बना है। ये देखो भाई, एक और गाड़ी आ रही है, ये रेड क्रॉस वालों की है शायद, कमेटी इंटरनेशनल जेनीवा, पता नहीं क्या लिखा था, रेड क्रॉस वालों की होगी। ये आ गया मॉल के अंदर, यहाँ पे सुपरमार्केट बनी हुई है। और आप ये देख लो, ये सारे लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते ये जो यहाँ के लोकल है। ये पता है क्यों बनी हुई है? ये बनी हुई है सिर्फ जो यूएन के ज़्यादातर लोग प्रेजेंट हैं यहाँ पे, उनके लिए। ये मॉल भी उस दिन बंद हो जाएगा जिस दिन यूएन यहाँ से चला गया, क्योंकि खर्चा ही वो करते हैं यार, यूएन वाले जिनकी सैलरी ज़्यादा है, या फिर और जो इंडियंस वगैरह रह रहे हैं वो खर्चा करते हैं। भाई ये देखो यहाँ पे एवियान की बोतल मिल रही है। अब आपको यार सबसे गरीब देश में क्यों मिलने लग रही है, मैंने आपको रीज़न बता दिया। आधी से ज़्यादा कंपनीज़, ये सुपरमार्केट वगैरह यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूएन मेंबर्स को सप्लाईज प्रोवाइड करने के लिए है जो यहाँ पे रहते हैं। अब ये देखो 850 सीफा की आधा लीटर बोतल है भाई। 100 सीफा में ना लंबी वाली ब्रेड आती है, सोचो 250 सीफा में, तो कौन लेगा भाई ये पानी की बोतल हैं। भाई ये देखो यहाँ पे 2 तरह के अंडे रखे हैं। एक है 30 पीस 4000 फ्रैंक के, एक है 30 पीस 9000 फ्रैंक के। यहाँ पे फ्रांस का झंडा लगा रखा है। इसके 6 पीस 1000 फ्रैंक के हैं, इसके 6 पीस 2। लो भाई, सुपरमार्केट में भी लाइट गई, कमाल है। हाँ वही कह रहा हूँ, मॉल में लाइट गई, सुपरमार्केट भी तो है। हाँ पर गाने बंद नहीं होने चाहिए, देख लो अफ्रीकन हो गए, गाने धमाधम चलाएंगे। तो बाजी आपने क्या ले लिया? सेब। प्राइस नहीं लिख रखा ना इनका? नहीं लिखा, सस्ते ही होंगे, महंगे ही होंगे, मतलब सस्ते नहीं होंगे। भाई ये देखो मॉल की पार्किंग है, यहाँ पे भी एक यूएन की गाड़ी है, अगली वाली भी यूएन की, उस तरफ वो एक और यूएन की खड़ी है, ये वाली भी वेल्थ हंगर लाइफ, ये भी कुछ मतलब एनजीओ की होगी। भाई ये आ गया इनका बिल्कुल डाउनटाउन, यहाँ लिखा है मार्चे सेंट्रल, मतलब सेंट्रल मार्केट, ठीक है। चलो ये देखो भाई, ये गेट सा बना रखा है, और इस गेट में से कौन सी गाड़ी निकली? यूएन की गाड़ी। चलो भाई मेरे साइड में आप देखने लग रहे हो, ये है यूएन का हेडक्वार्टर। आप पीछे तक देख सकते हो, यूएन का फ्लैग लगा हुआ था, पीछे बंदा बैठा था, तो मैं ऐसे कान पे फ़ोन लगा के रिकॉर्ड करने लग रहा हूँ। चलो पहुँच ही गए रिवर पे। ये देखो भाई सड़क पे क्या चलने लग रहे हैं। ओ भाई, तो भाई मेरे साइड में आप देख सकते हो, ये है बांगुई रिवर, ठीक है। पर हमको कहीं पे भी खड़े होने की जगह नहीं मिल रही, सब लोग ये मिट्टी निकालने लग रहे हैं नदी में से, और हमको समझ में नहीं आ रहा भाई कहाँ खड़े होकर वीडियो बनाए, क्योंकि जहाँ पे भी खड़े हो रहे हैं वहाँ पे बंदा टोक दे रहा है हमको, यहाँ नहीं यहाँ नहीं यहाँ नहीं। सबको ही दिक्कत है भाई वीडियो से, और हमको बिल्कुल जगह नहीं मिल रही कि आपको रिवर भी दिखा पाएँ। पर आपको थोड़ी थोड़ी रिवर दिख रही होगी, और ये फिर कान पे लगा के मैं वीडियो बनाने लग रहा हूँ, क्योंकि जैसे ये देखेंगे कि हम कैमरा इधर उधर कर रहे हैं, सीधा ही 4-5 जने आ जाते चिल्लाते, ओए 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 ओए। भाई रशिया की एम्बेसी आ गई क्या सामने? मेरे को लग रहा है सामने भाई रशिया की एम्बेसी आ गई है, रशिया का बड़ा सा फ्लैग लगा भाई, क्योंकि तो चलो भाई रखता हूँ मैं फ़ोन को, वरना ये कहेंगे तुमको बड़े फ़ोन। देखो अब रिवर आपको दिख रही होगी क्लियरली बिल्कुल, तो ये है उबांगी रिवर। जो उस साइड आपको घर दिख रहे हैं, अगर दिख रहे हैं तो वो हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो में। चलो भाई इस रोड पे चलते चलते ना एक रेस्टोरेंट मिल गया, हमने सोचा कॉफ़ी वॉफ़ी पी लेते हैं, उसके बाद में आपको दिखा देंगे कुछ। लो भाई आपके सामने बांगुई रिवर है भाई, वहाँ पे एक बंदूकधारी खड़ा है जिसने पाजी को ऑलरेडी टोक दिया, वरना हम उस वाली सीट पे बैठे थे जाके और आपको पूरी बांगुई रिवर दिखाते। तो भाई उसने बंदूक दिखा दी थी पाजी को, मतलब तान सी ली थी बंदूक। यार दिमाग ख़राब हो रहा है इस देश में। कल तो सही गया, हमारे साथ सिपाही था कल तो, जो आप अगली वीडियो में देखोगे। भाई बहुत बुरी हालत चल रही है यार इस देश की। वो बंदा ना पूरा घूम के आया और मेरे पे एंगल बना लिया कि देखता हूँ ये कर रहा है नहीं कर रहा। मैंने फ़ोन उठा रखा था, मैंने धीरे धीरे नीचे किया। सब लोग बंदूक ले घूमते यार यहाँ पे। इतनी दिक्कत यार किसी देश में नहीं। मेरे को लगा यहाँ से ना चढ़ गया वो बंदा ऊपर। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो यहाँ पे आएगा और देखेगा हमको। बड़ा पंगा है, उस तरह बैठ के बनाता हूँ। तो भाई बहुत ही दिक्कत है यार, कुछ भी नहीं बना सकते यार यहाँ पे। तो तभी हम सोच रहे थे कि आज एक गाड़ी रेंट कर ले, तो घंटे के 4-5 हज़ार सीफा लेती है गाड़ी और आपको घुमाती रहेगी 1 घंटे तक। अब यार यही ना मना करते रेस्टोरेंट वाले। चलो कुछ भी नहीं है दिखाने को। देखो उसके पैर दिख रहे हैं भाजी मेरे को ऐसा लग रहा था यहाँ से चढ़ेगा और हमारे ऊपर बंदूक तान देगा। देखो भाई वो निकालने लग रहे हैं नदी से मिट्टी। तो भाई अब हम ना सीक्रेट सी गली से जा रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा लोग वोग नहीं है, और पता नहीं भाई यहाँ पे भी कोई टोक दे दिमाग ख़राब कर देगा। मेरा तो बिल्कुल मन था कि टैक्सी लेके चला जाऊँ, 1.5 किलोमीटर था अपना होटल,
पर मैंने सोचा कोई नहीं 2-4 मिनट और आपको चीज़ें दिखा देता हूँ। देखो हम किस गली में से आ रहे हैं। मैंने कहा यार मेन ट्रैफिक वाली में से नहीं जाऊँगा, वहाँ तो कोई भी नहीं बनाने देगा। तो भाई यहाँ पे हम चलते जा रहे हैं, बीच में कोई ना कोई आके टोक देता है कि भाई यहाँ मत बनाओ। बताओ ऐसी गली में भी आके बंदे टोक देते हैं, किसी वो बिल्डिंग में से निकल के। अब एक सामने बंदा आ गया तो नीचे कर लिया मैंने थोड़ा कैमरा। एक तो बोल भी अलग लैंग्वेज रहे ना। तो इनकी जीडीपी की बात कर लेते हैं भाई। इनकी जीडीपी है पूरे साल की, पूरी कंट्री की $2.7 बिलियन, और पर कैपिटा इनकम इनकी है $489 कुछ ऐसी पूरे साल की। तो बहुत ही करीब है। अब रखता हूँ फ़ोन, नीचे कोई आ रहा है। भाई ये देखो यहाँ पे एक और होटल है। ये तो बाजी बंजर लग रहा है मेरे को, कोई नहीं है बाजी इसके अंदर। चलो भाई 2-4 चीज़ें और बता देता हूँ मैं चलते चलते, मैं अब और रिस्क नहीं ले सकता। पहुँचने वाले होटल तो इसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 188th रैंक मिली है आउट ऑफ 188। ठीक है भाई, वर्स्ट कंट्री टू बी यंग इन, मतलब अगर आप जवान हो तो वर्स्ट कंट्री है आपके रहने के लिए। अनहेल्दीएस्ट कंट्री का भी इसी कंट्री को अवार्ड मिला है। और आप सेफ्टी तो इशू देख सकते हो, इतना मैं किसी कंट्री में नहीं डरा यार। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी वीडियो अच्छी बने और आप लोगों को मज़ा आए, इतने पैसे खर्चा करके आऊँ, मैं वीडियो नहीं बना पा रहा तो आप समझ सकते हो कि किस रिस्ट्रिक्शन से हम जूझने लग रहे हैं। वो काला बैठ के आगे देखने लग रहा है। यूएन की गाड़ी एक और खड़ी है हमारे लेफ़्ट में। और भाई यहाँ पे यूरेनियम, डायमंड और गोल्ड की बहुत बड़ी बड़ी खदानें हैं, पर ये फिर भी इतना गरीब देश है। भाई यहाँ की करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक, जिसका प्राइस है यूरो से पैक्ड है। 1 यूरो में 656 फ्रैंक आते हैं। और यहाँ पे बिटकॉइन भी लीगल है। अरे भाई इनके पास ब्रेड खरीदने के पैसे नहीं और बिटकॉइन लीगल कर दिया यहाँ पे हैं। भाई ये आ गया इक्वेटोरियल गिनी का एम्बेसडर का रेजिडेंस, और पीछे थी एम्बेसी। अब फ़ोन में नीचे रख लेता हूँ। भाई मेरे आप राइट साइड में देख रहे हो इक्वेटोरियल गिनी की एम्बेसी, और अपने लेफ्ट साइड में आ गई बेल्जियम की एम्बेसी। क्योंकि आपको पता होगा बेल्जियम का जो शहर है एंटवर्पन, वहाँ पे सबसे ज़्यादा डायमंड का कारोबार होता है। एंटवर्प में है ना भाजी, एंटवर्प में सबसे ज़्यादा डायमंड का कारोबार होता है। और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डायमंड निकलते हैं, डायमंड की खदानें हैं यहाँ पे, पर यहाँ पे लोग कुछ नहीं कमा रहे। तो इसलिए भाई देखो बेल्जियम की भी एम्बेसी हमने दूर से पहचान लिया। तो हमारा एरिया काफ़ी अच्छा है ये, यहाँ पे थोड़ा वीडियो बनाने में सेफ़ भी फील कर रहा हूँ मैं कि भाई एम्बेसी पीछे ब्राज़ील की भी आई थी, जस्ट इक्वेटोरियल के पीछे ब्राज़ील की एम्बेसी है। पहुँच गए भाई होटल, थोड़ी जान में जान आई। अब अंदर बैठ के आपको थोड़ी क्लिप्स के साथ मैं दिखाता हूँ इस देश के बारे में थोड़ी और चीज़ें। माफ़ी चाहूँगा भाई, आपको इतना देश नहीं दिखा पाया मैं, और दिखा दूँगा यार और देश, इसमें माफ़ करना। तो भाई आज चलते चलते हमसे 2 बार पासपोर्ट मांगा, और वो भी तब जब हम वीडियो नहीं बना रहे थे। अगर बना रहे होते और सिपाही हमको देख लेते तो पता नहीं क्या ही करते यार हमारे साथ। एक हमसे पासपोर्ट मांगा प्रेसिडेंट्स पैलेस के पास, और सीधा वीज़ा देखते हैं, सीधा हम वीज़ा ही खोल के देते हैं, क्योंकि वही फ्रेंच में, वही उनको समझ में आता है। वरना पासपोर्ट, प्रेसिडेंट्स पैलेस वाले ने पासपोर्ट देखा, नेशनलिटी भी देखी, कहते इंडियन। हमने कहा हाँ, फिर उसने छोड़ दिया हमको, कहता कोई नहीं। एक बंदे, 2 पुलिस वालों ने और कहा ओए इधर आओ ओए, तो उन्होंने पासपोर्ट देखा, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, पर उन्होंने भी रिश्वत तो नहीं मांगी हमसे। तो ये पहला देश था भाई पूरे अपनी इस जर्नी में, 130 कंट्री में पहला देश था जहाँ पे हमको जो इंडियन भाई मिले, उन्होंने भी कहा कि भाई पासपोर्ट हमेशा अपनी जेब में रखना और पासपोर्ट हमेशा लेके चलना। मैंने वेनेजुएला के वीडियो में ही कहा था कि भाई पासपोर्ट मत लेके चलना, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप ऐसे देश आ रहे हो ना, बिल्कुल अब कैमरून वगैरह जाएंगे हम, वहाँ पे इतना पासपोर्ट फिर भी जेब में ना रखे तो चल जाएगा काम। पर भाई ये थोड़ा अलग है, अफ्रीका थोड़ा अलग है। यहाँ पे आप रखो अपने साथ तो ही सही है पासपोर्ट, ठीक है। और थोड़े बहुत चुटर मुटर कैश भी रखने चाहिए कि भाई कोई मांगे तो आप तुरंत रिश्वत दे के अपना निकल जाओ। यहाँ पे कोई आपको सत्यवादी गांधी नहीं बनना है कि भाई रिश्वत नहीं दूंगा, अपना दो, अपनी जान बचाओ, ठीक है। तो भाई घूमे हम शहर में, कम से कम 5-6 किलोमीटर वॉक करी होगी हमने, पर 5 किलोमीटर में से 500 मीटर का भी ऐसा पैच नहीं था यार जहाँ पे मैं वीडियो बना सका ढंग से। हर टाइम भाई वही डर का माहौल कि कोई आके टोक दे यार, 10 बंदों ने आज टोक दिया, फिर दिमाग सा ख़राब हो जाता है कि यार क्या हो गया ऐसा। भाई मैं चौराहे पे, मैंने दिखाया था सेंट्रल मार्केट, वहाँ पे मैं वीडियो बनाने लग रहा था, भाई जिन लोगों की बना भी नहीं रहा था ना, मेरे लेफ्ट साइड में बैठे 3-4, ओए 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 क्या कर रहा है ये, वीडियो नहीं बना ये। और भाई मैंने ऐसा सुना है कि यहाँ की सरकार जो अभी उनको ये है कि तख्ता पलट ना हो जाए दोबारा, इसलिए उन्होंने रशियन आर्मी रखी है अपने साथ, क्योंकि फ्रांस वाले उनको तख्ता पलट करा सकते हैं, रशिया वाले उनको सिक्योरिटी दे रहे हैं, रशिया वालों को आर्मी की प्रोटेक्शन के पैसे देते हैं। बल्कि उल्टा था, पहले फ्रांस वाले इनको एड देते थे, अब ये रशिया वालों को खुद पैसे देते हैं, जबकि इतना गरीब देश है। तो
मैंने ऐसा सुना है कि भाई इनके रोड पे जो बंदे हैं ना, ये पुलिस वाले इनको पैसे भी देते हैं कि अगर कोई ऐसा आपको सस्पिशियस बंदा दिखे जो वीडियो वगैरह बना रहा है और आपको देखिए फॉरेनर है और वीडियो बना रहा है, तो हमको रिपोर्ट कर दो, हम उसको आगे पकड़ लेंगे। अब पुलिस वाले भाई उनको $1-2 दे देते होंगे और वो हम जैसे को रिपोर्ट कर देंगे, तो पुलिस वाले तो हमसे $250-300 निकालेंगे यार। तो उस चीज़ की दिक्कत थी कि हमको लगा यार कहीं यही ना फ़ोन करते, तो हम आए भी इस बार वापस दूसरे रास्ते से हैं, पर यार प्रेसिडेंट्स पैलेस के रास्ते से आ गए हम गलती से, वहाँ फिर उन्होंने पकड़ लिया यार। क्या पता मेरा कोई और यूट्यूबर भाई आए, परमवीर वगैरह, तो वो मेरे से अच्छी वीडियो बना दे और आपको ज़्यादा दिखा दे, पर मैं भाई इतना रिस्क नहीं लेता। मैं थोड़ा नॉर्मल सा ट्रैवलर हूँ, जहाँ एडवेंचर करने का मौका मिलता सेफ सा वो मैं कर लेता हूँ, पर ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक एडवेंचर हो गया यार। ऐसी कैपिटल सिटी, इतनी दिक्कत मेरे को पूरे अपनी इस जर्नी में मेरे को नहीं लगता कहीं पे हुई होगी। चलो अब चलते हैं रूम के अंदर, देखते हैं शाम को कहीं जाएंगे तो आपको दिखा देंगे, वरना मेरे को लगता है हम सोएंगे ही, डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे कल के लिए और इस देश से हम कल दोपहर को एग्ज़िट कर जाएंगे।